एक और चीज जो टीनेज में आकर आइडेंटिटी क्राइसिस का रीजन बनती है, वो आपकी फैमिली लेवल पर पेरेंटिंग एटीट्यूड्स हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। देयर इज अ वेरी सेंसिटिव इशू कि जहाँ पेरेंट्स के आपस के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बच्चों के लिए सबसे पहला रोल मॉडल, लाइक गर्ल्स के लिए बीइंग बीइंग अ फीमेल, उनके लिए मदर उनकी रोल मॉडल होती है, और बॉयज के लिए उनके फादर जो है द वेरी फर्स्ट हीरो इन देयर लाइफ, सुपर हीरो इन देयर लाइफ इज देयर फादर और मदर। अगर उनके आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है और पेरेंट जो हैं वो एक दूसरे को डिवैल्यू करते हैं, एक दूसरे के सामने, बच्चों के सामने, या एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, या उनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, या उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है बच्चों के सामने भी, तो बच्चों ने जिस रोल से आइडेंटिफाई करना है, उनके लिए वो रोल एक कंफ्यूजन और एक एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है उनकी लाइफ में। क्योंकि बच्चों की बहुत पहली जो वेरी फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इज विद देयर पेरेंट्स, जिससे आप अपना रोल डिफाइन करते हैं। हम देखा होगा कि बच्चियां जो है अपने पेरेंट्स, मदर के शूज, दे पुट ऑन द शूज एंड द ड्रेसेस ऑफ द मदर्स, एंड बॉयज जो है वो दे ट्राई टू शेव लाइक देयर फादर्स, और इस तरह की चीजें जो है वो उसमें होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वो फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें पॉजिटिविटी का मेंटेन रखना, और पेरेंट्स के लिए मे बी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके आपस के रिलेशनशिप्स या आपस की कम्युनिकेशन जो भी हो, इवन एल्डर मेंबर्स, अदर एक्सटेंडेड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बच्चों की नजर में उनका कॉन्सेप्ट, एक अच्छा इमेज मेंटेन रहना एट सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ जरूरी है, ताकि उनका लाइफ पर ट्रस्ट मेंटेन रहे, उनका रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ट्रस्ट मेंटेन रहे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मेंटेन रहे। क्योंकि बच्चों ने तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एज में होंगे तो वो अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे, लेकिन जब बहुत अर्ली लेवल पर वो ये चीजें देखते हैं तो फिर भी उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो एक उनका डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे उनके अंदर अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस आता है। अच्छा, जब हम नेशनल लेवल पर भी बात करते हैं तो अक्सर हमने ये देखा है कि एक लिटिल डोज ऑफ सेल्फ एस्टीम रिक्वायर्ड होती है। हमारी आइडेंटिटी जो है वो नेशनल लेवल पर भी चैलेंज हो रही है, कल्चरल लेवल पर भी चैलेंज होती है। जब डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस को ग्लोबल लेवल पर जो है वो चैलेंज किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, विदाउट प्रॉपर एक वेल इन्फॉर्म्ड जो है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, और जो है दो चार लोगों ने कुछ किया और वो एक्चुअली किया या नहीं किया, लेकिन वो एक टेररिज्म के लेबल के साथ हर पाकिस्तानी जब यहाँ से बाहर जाता है तो उसको एक फियर होता है। इस तरह से कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमारा रिलीजन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिसेस से भी लोग अब इसलिए भी डरते हैं कि जब वो ज्यादा प्रैक्टिसेस करेंगे तो फंडामेंटलिज्म का और इस तरह के जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी जो है वो आपको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सो यहाँ जो है एक क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप होना सेल्फ इमेज के बारे में। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो अगर हेल्दी है, वेल बैलेंस्ड है, तो फिर आप इन सारे चैलेंजेस को एक वेल बैलेंस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। आपको पता है कि दिस इज माय प्रायोरिटी एंड दिस इज माय बाउंड्री सेटिंग, और मुझे इस यही रोल प्ले करना है। लेकिन अगर आप पीयर प्रेशर में, सोशल प्रेशर में अपने आइडियाज चेंज करेंगे, सोशल मीडिया की ट्रेंड्स को देखकर अपने आइडियाज और अपनी आइडियोलॉजीज हमेशा चेंज करेंगे, तो आइडेंटिटी क्राइसिस इज destined to happen। ठीक है, दिस इज एक्चुअली योर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आप अपनी जात को क्या बनाना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर से क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल इसका सोल्यूशन अगर नजर आता है ना हमें, तो वो है एक तो गोल सेटिंग, व्हाट डू यू वांट बाय योरसेल्फ एंड व्हाट डू यू वांट बाय योर लाइफ। ठीक है, अगर आपकी गोल सेटिंग है और आप अपने फ्यूचर से क्या चाहते हैं और आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हैं इस लाइफ में, तो आपके लिए इस आइडेंटिटी क्राइसिस को हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है। दैट थैंक यू सो मच मैम, आपने ऑलमोस्ट हर चीज इसकी हर एस्पेक्ट्स, बिकॉज इट्स अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, तो आपने हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से उसको थोड़ा बहुत ही बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कवर किया है। आई रियली वांटेड टू आस्क यू अगेन, जो है कि ये नॉर्मल सेल्फ डिस्कवरी से ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट लाइक व्हाट वी नो बाय द नेम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, हाउ इज इट डिफरेंट, हाउ इट कैन पीपल बी हाउ कैन पीपल पॉइंट इट आउट कि अच्छा ये वो चीज है व्हिच कैन एक्चुअली बी you know which can actually be worrisome, और उसको फिर हम अगर I would really want to know, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट उसकी बता दिया है कि हाउ डिफरेंट स्टेजेस पे आ सकता है, हाउ इट काइंड ऑफ डेवलप्स, रीजंस क्या हो सकती हैं, मेजर लाइफ एक्सपीरियंसेस जिसके बेसिस पे आइडेंटिटी क्राइसिस फॉर्म हो सकती है। बट आई वुड रियली वांट टू नो, एंड फॉर आवर ऑडियंस एज वेल, कि एक तो डायग्नोसिस है कि नहीं है इसका, इज इट लाइक हाउ इज इट डिफरेंट, एज आई रीटरेट कि इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्फ डिस्कवरी जिससे हर इंसान गुजरता है, और वरीसम कब होगा। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज हमारे ये नहीं है जैसे आपने मेंशन किया कि इट्स नॉट लाइक
बच्चों के अंदर है, it's not like adolescents के अंदर है, it's not like a one major age group yeah, one gender that is most relevant to that. It's basically it kind of occurs throughout your life journey. You can experience it at any time. आप एडोलेसेंस में कर सकते हैं, मिड लाइफ में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं. So yeah, ये मुझे चीजें थोड़ी सी बताएंगी for our audience to know, ताकि वो steer through कर सकें इस journey में अपनी. You want me to based on explain कि normal self concept और identity crisis में difference क्या है? yeah, या इसको diagnose हम कैसे करते हैं? Yeah, exactly. So as such identity crisis को हम एक specific disorder के तौर पे diagnose नहीं करते. It is a part of usually personality disorders. ठीक है, जहां भी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो नजर आएगा तो यूजुअली वो किसी ना किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट में, जब यूजुअली पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के रिजल्ट में जब पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है वो आते हैं, जिसमें बाइपोलर भी हो सकता है और डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस आपको ज्यादा नजर आएगा. तो इट इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज फॉर सर्टेन काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स. नॉर्मल लाइफ रूटीन में एक फेज की तरह से आता है, ठीक है. और अगर सपोर्टिव फैक्टर्स हैं, सोशल सपोर्ट है और आपकी विल पावर है इसको सॉल्व करने की और आपकी कोपिंग स्किल्स वेल डेवलप्ड हैं, तो विदाउट एनी प्रोफेशनल सपोर्ट भी आप जो है वो इसमें से निकल आते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपकी कोपिंग स्किल्स वेल डेवलप्ड नहीं है और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास, तो फिर आप इसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं एंड इट मे convert into a lot of anxiety and then depressiveness and lack of motivation in the life, in professional life, and lack of interest in taking initiatives. ठीक है, तो इसके डिफरेंट आपको जो है वो साइंस नजर आते हैं डिफरेंट लोगों में. उनका ये होता है कि ना तो वो अपने किसी रोल को स्पेसिफिकली ओन करते हैं, ठीक है, इवन इन पर्सनल लाइफ, इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है. ऐसे लोग ना तो वो कह लें कि फैमिली के लिए बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं या पैशनेट होते हैं, ना ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ना ही अपनी नेशनल आइडेंटिटी के लिए. कुछ लोग आपने देखा होगा होते हैं कि हमें अपनी फैमिली के लिए करना है, हमें अपने प्रोफेशन के लिए करना है, हमें अपने मुल्क के लिए करना है. सो दीज आर वेरी हेल्दी साइंस, ठीक है, जितना रियलिस्टिक लेवल पे लोग कर सकते हैं. इवन स्मॉल एफर्ट्स काउंट. अगर आइडेंटिटी क्राइसिस को हम फेस करते हैं और उसमें लाइक जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ और कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हुई और आपको अपना रोल ही क्लियर नहीं है, तो फिर जब आप एक एडल्ट लाइफ में आते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को भी ठीक से एक स्टैंडर्ड तरीके से आप उनको मेंटेन नहीं कर पाते. आपको अपना रोल क्लियर नहीं है, तो जो एक फिडेलिटी है वो एक चैलेंज बन जाती है आपके लिए. मे बी जिन लोगों को हम अक्सर इल्जाम देते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं रिलेशनशिप्स में भी, दैट इज अगेन अ साइन ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एज वेल. व्हेन यू आर नॉट क्लियर कि आपके गोल्स क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तो फिर यू कीप ऑन चेंजिंग योर रोल्स एंड यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद अदर पीपल एज वेल. तो इसको दिस इज अनदर साइन एज वेल एट पर्सनल लेवल. और सोशल लेवल पे भी जब एक इंसान जो है वो बार बार डिफरेंट सोशल प्रेशर्स के साथ अपनी प्रायोरिटीज चेंज करता है, अपनी एफिलिएशंस चेंज करता है और अपनी एसोसिएशंस चेंज करता है और ग्रुप्स और कम्युनिटीज के अंदर जो है वो कहीं पर भी अपने आप को फिट फील नहीं करता या दूसरे लोग उसको मिसफिट फील करते हैं, तो दैट इज अगेन अनदर साइन कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो इस बंदे का डिफरेंट फेजेस पे जो है वो चल रहा है. और इसके रिजल्ट में जब हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं कर पाते ना अपने साथ ना दूसरों के साथ, तो हमारी लर्निंग और कंट्रीब्यूशन भी जो है वो बहुत लिमिटेड और चैलेंजिंग हो जाती है. तो जब ये होता है तो फिर मिडिल एज में आकर हमारे पास जब कुछ देने का टाइम होता है, ठीक है, मिडिल एज इज लाइक द न्यू स्टार्ट ऑफ लाइफ, जिसमें आपने जो आपने जो एक सेटलमेंट करनी थी लाइफ के साथ, जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने फुलफिल कर ली. अब आपका जनरेटिविटी और प्रोडक्शन का टाइम पीरियड है. आप खुद ही क्लियर नहीं कि आपने करना क्या है, तो आप दूसरों के लिए, कम्युनिटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत माइनर लेवल पे भी हो. अगर वो कंट्रीब्यूशन है तो वो भी आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और आइडेंटिटी देती है दैट आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, I belong to this country, I belong to this family, I belong to this culture, so I own this culture. लेकिन अगर आप अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी भागते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अपने कल्चरल बैकग्राउंड से भी भागते हैं, अपनी वैल्यूज रोज चेंज करते हैं इन द लाइट ऑफ आप कह लें कि वायरल ट्रेंड्स, या आप अपनी जो है एसोसिएशंस या एफिलिएशंस चेंज करते हैं बार बार, तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते. आप जो इसकी आपने एक अनरियलिस्टिक गोल्स स्टैंडर्ड्स बनाए हैं आप उनको फॉलो करते हैं, तो फिर भी आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं. दीज आर क्लियर साइंस फॉर दिस थिंग.
और इसमें मे बी आई बिलीव कि यहाँ एक सोशल सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल आता है, पेरेंट्स का और टीचर्स का रोल और थेरेपिस्ट का रोल तीनों एक जैसे ही हैं। Parents and teachers both have to play kind of therapeutic role during all this development phase, और उनके रोल में शायद कम ही डिफरेंस होगा। और टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना बड़ा जरूरी है कि वो इन फेजेस को, इन साइंस को अंडरस्टैंड करें और बच्चों को अपनी इंडिविजुअल एबिलिटीज को थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क और उनको फ्लेक्सिबल रूटीन्स दें जिसमें वो अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकें ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल फेज। और लेकिन यूजुअली होता है कि क्रिटिसिज्म इतना होता है हर तरफ से, टीचर्स की तरफ से भी कंपटीशन इतना है, पेरेंट्स की तरफ से भी ग्रेड्स कंपेयर किए जाते हैं, अचीवमेंट्स कंपेयर की जाती हैं। बड़ी आसान सा सोल्यूशन है, यूजुअली कहा भी जाता है कि एक इंसान की अपनी ही प्रोग्रेस को उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ आप कंपेयर करें। हर बच्चे के लिए अगर हम ये रूल अडॉप्ट करते हैं और ये रोल डिफाइन करते हैं दैट दे आर सपोज टू कंपेयर विद देयर प्रीवियस अचीवमेंट लेवल, तो उसके लिए एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से भी डेवलप होता है। वो चाहे उसका एक माइनर सा, उसकी स्ट्रगल को अगर हम रिकग्नाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ कि आउटपुट क्या है, ग्रेड्स क्या आए हैं, तो आई हैव सीन इवन के एनकरेजमेंट के साथ वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिलो एवरेज लेवल पर जा रहे थे, जब उनकी स्ट्रगल को रिकग्नाइज किया गया at school level, at university level, they have given outstanding results. These are my personal experiences indeed. लेकिन क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा है और बच्चे यूजली आते हैं और यही कंप्लेन करते हैं कि हर कोई क्रिटिसाइज करता है, हर कोई, हम लैक ऑफ ट्रस्ट है कि आजकल की जनरेशन ये है और आजकल की जनरेशन वो है। नो डाउट इश्यूज आर देयर क्योंकि इंफॉर्मेशन, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ। तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गूगल से भी आपको हर चीज मिल जाती है, इवन लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिजिकल इश्यूज भी पढ़ के आ जाते हैं डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और उनको लगता है कि सब कुछ हमारे अंदर है। तो एक्चुअली एक्सपीरियंस जो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है, वो अंडरस्टैंडिंग आपके बड़े दे सकते हैं या फील्ड के एक्सपर्ट्स दे सकते हैं, लेकिन जो स्कैटर्ड डॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो एक्सपीरियंस एज के साथ आता है, वो एक्सपीरियंस डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने से आता है, लेकिन एट टाइम्स थोड़ा सा बच्चों में ये ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बच्चे अपने को बहुत कुछ समझते हैं, तो इसलिए पर थोड़ा सा हम उन्हें जो है वो थोड़ा सा इस लेवल पर लेकर आते हैं कि वो अपने लर्निंग के फेज में रहें। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्रिटिसिज्म की भी एक जो है वो, अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें या उनको सॉल्यूशंस दें या उनको सब्स्टिट्यूट्स दें कि करना क्या है, एक काफी क्रिटिकल रोल जो है वो, माय अपॉलॉजीज फॉर सेइंग दिस, लेकिन ये है कि हमारे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो आपको सेंस ऑफ गिल्ट जो है वो डेवलप करें आपके अंदर कि आप ये हैं, दूसरी कौमें ये हैं, दूसरे कल्चर्स ये हैं, ठीक है, आप लोग तो ये करते हैं, आपके अंदर ये खामी है। और एंड पर अपने लेक्चर के पूरे एंड पर वो शायद ही कोई सोल्यूशंस बताकर भी जाते हैं। वैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल यूनिवर्सिटीज में भी आते हैं, कुछ टीवी पर भी होते हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो वायरल हो जाते हैं और वो सिवाय क्रिटिसाइज करने के हर नेगेटिव एस्पेक्ट को, जिस तरह मीडिया जो है वो हर दूसरी खराबी की खबर को जो है वो इस तरह से एक्सपोज करता है, तो बहुत कम आपको न्यूज चैनल्स ऐसे मिलेंगे, बहुत कम आपको सोशल मीडिया चैनल्स ऐसे मिलेंगे जहां पाकिस्तान में क्या अच्छा हो रहा है, इंसानों की लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या अच्छा हो रहा है, बहुत कम लिमिटेड चैनल्स ऐसे होंगे। एंड आई बिलीव दैट जो है उनको एक्नॉलेज करना चाहिए और हमें इस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए कि करना क्या है।